क्या आप जानते हैं कि इंडिया में एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा एरिया है जिस पर ब्रिटिशर्स ने कभी भी रूल नहीं किया। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स क्या, जो भी फॉरेनर्स इंडिया के अंदर आए थे, घुसे थे, उनमें से कोई भी इस एरिया के अंदर रूल नहीं कर पाया। ये एरिया है द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नागालैंड। जी हाँ, ये जो नागालैंड है, इसका जो ईस्टर्न एरिया है, इसके अंदर कभी भी किसी भी तरीके का फॉरेन रूल नहीं रहा है बिफोर द इंडियन इंडिपेंडेंस, मीनिंग दैट दिस एरिया वाज एन एक्सक्लूडेड एंड अनएडमिनिस्ट्रेटेड एरिया। दो जो नागा हिल्स हैं, वहाँ पर शुरू से लोग थे। जो एडवांस ट्राइब्स हैं नागास की, वो साउथ वेस्टर्न पार्ट में रहती थी, नागालैंड के साउथ वेस्टर्न पार्ट में रहती थी इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले। और ब्रिटिश राज के टाइम पर, यानी 1866 के टाइम पर, ये जो एरिया है, जो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नागालैंड है, वो असम का पार्ट था। इसके अलावा कुछ एरियाज़ जो हैं वो मणिपुर का पार्ट भी रह चुके हैं। सो वी कैन से कि जो ईस्टर्न नागालैंड का एरिया है, बहुत समय तक यहाँ पर किसी का भी कोई भी रूल नहीं था। इनफैक्ट इफ़ वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट, तो जो डेवलपमेंट है वो इस एरिया के अंदर बहुत देरी से आया, बहुत टाइम बाद आया। और जब इंडिया से ये पार्ट जो है जुड़ा, पूरा नागालैंड बना और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, हम इंडिया से जुड़ने को तैयार हैं, तो उस टाइम पर जो इंडिया है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस एरिया को डेवलप करें, इस पर ध्यान दें। इनफैक्ट जो बाकी एरियाज़ हैं जहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा हो रहा था, उससे ज़्यादा ध्यान इस एरिया पे दे, ज़्यादा अटेंशन दे, सो दैट दे कैन कम एट पार विद द अदर एरियाज, those who were already a bit more developed. But instead of doing this, they did exactly opposite. जी हाँ, जहाँ एक तरफ उनका ध्यान इस एरिया पे होना चाहिए था, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए था, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हो रहा है इस समय। क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो बिज़ी है उन जगहों को डेवलप करने में विच आर रिलेटिवली मोर डेवलप्ड। दो अगर हम पूरे नागालैंड की बात करें तो वहाँ पर इन जनरल ही डेवलपमेंट का इशू है, लेकिन इसमें भी जो ईस्टर्न नागालैंड है वो काफ़ी सफ़र कर रहा है। और यही रीज़न है कि क्यों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ईस्टर्न नागालैंड को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि ENPO विच इज़ ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ के लोगों की जो डिमांड्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं, वो सामने रखती हैं। वो अब डिमांड कर रही हैं एक फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी की, जहाँ पर वो चाहती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके हाथ में हो। और ये डिमांड वो काफ़ी समय से रेस कर रही हैं, बट इस बार उन्होंने गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया है। सो जो ENPO है ये रिप्रेजेंट करती है ईस्टर्न नागालैंड को, और ये एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट चाहती हैं फॉर द 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ईस्टर्न नागालैंड। ये प्रपोज़ल उन्होंने काफ़ी समय से गवर्नमेंट के सामने रखा था, बट इस बार ENPO ने 30 अक्टूबर की जो डेडलाइन है वो दी है, और ये कहा है कि अगर उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई तो दे विल फर्दर टेक सम एक्शन। इससे पहले भी जब असेंबली इलेक्शंस हुए थे तो जो ईस्टर्न नागालैंड है वहाँ पर 0% वोटिंग रिकॉर्ड की गई थी। ये मेजर वहाँ के लोगों ने इसलिए लिया था ताकि वो हाईलाइट कर सकें द डिमांड ऑफ फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी एंड द स्टेप मदरली ट्रीटमेंट गिवन टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नागालैंड इन रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट। तो जो नागालैंड है वहाँ के लिए जो है रिसोर्सेज दिए जाते हैं, पैसे भी दिए जाते हैं कि वहाँ पर डेवलपमेंट किया जाए, और डेवलपमेंट किया भी जाता है। बट उन एरियाज़ पर जहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू है, जो ईस्टर्न पार्ट में है, वहाँ तक ये डेवलपमेंट नहीं पहुँच पा रहा है। अगर हम आज की तारीख में देखें तो इस समय जो ईस्टर्न नागालैंड है उस रीजन की जो पर कैपिटा इनकम है, इट स्टैंड्स एट अराउंड 5,000 रुपीज़, जबकि अगर हम रेस्ट ऑफ द नागालैंड की बात करें तो इट स्टैंड्स एट अराउंड 16,000 रुपीज़। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट के स्टैटिस्टिक्स देखें तो जो ईस्टर्न नागालैंड है इट स्टैंड्स एट 18% इंक्लूडिंग दी मेरिट्स, जबकि अगर हम बाकी पार्ट की बात करें, नागालैंड की बाकी एरियाज़ की बात करें, तो इट स्टैंड्स एट 82% इन द स्टेट इवन आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी। सो वी कैन सी कि जो सारी डिमांड्स हैं वो कहाँ से अराइज हुई, क्यों उन्हें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। क्योंकि इनिशियली उन्होंने इंडिया की गवर्नमेंट पे भरोसा किया था, ये सोचा था कि उनके लिए डेवलपमेंट होगा।
बट अब इतने सालों से ये चीज़ देखते हुए, डेवलपमेंट डेफिसिट देखते हुए, उन्हें लग रहा है कि शायद हमें अपना डेवलपमेंट खुद ही करना पड़ेगा, और इसीलिए वो ये ऑटोनॉमी चाहते हैं, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं। बट उनकी ये जो डिमांड है इट वेंट अनहर्ड, और इसीलिए इस बार वो एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि जो गवर्नमेंट है वो उनकी डिमांड सुने, उन पर काम करे। बट अगेन आई एम सेइंग कि जो डिमांड्स हैं ये नई नहीं है, ये बहुत टाइम से एग्जिस्टेंस में है, और यही रीज़न है कि क्यों जो ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाई गई थी। अगर हम ENPO की हिस्ट्री की बात करें कि इसका क्या पर्पस था, इसे क्यों बनाया गया था, तो ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है ये 1978 के अंदर बनी थी बाय अ ग्रुप ऑफ नागा लीडर्स फ्रॉम द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड। इसे बनाने का जो प्राइमरी रीज़न था वो यही था कि वो क्या चाहते थे, जो भी ईस्टर्न नागालैंड को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, मार्जिनलाइजेशन है, उसे वो स्टेट गवर्नमेंट के सामने जो है रख सके। तो ये जो ENPO का मूवमेंट है इट बिगेन विद अ फोकस ऑन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज जो कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स फेस कर रहे थे, जैसे कि लैक ऑफ डेवलपमेंट, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिमिटेड एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज। तो ENPO ने क्या किया, उन्होंने काफ़ी सारी प्रोटेस्ट की, रैलीज़ की, और भी काफ़ी तरह के जो हैं टैक्टिक्स अपनाई ताकि वो स्टेट गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकें टू एड्रेस देयर कंसर्न्स। एंड ओवर टाइम ENPO की जो डिमांड्स थी वो एक्सपैंड होती गई, क्योंकि जो डिमांड्स वो स्टेट गवर्नमेंट से कर रहे थे वो पूरी हो नहीं रही थी, उतना डेवलपमेंट हो नहीं रहा था, और इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे अपनी डिमांड बढ़ानी चालू की और ये कहा कि अब आपसे काम नहीं हो रहा है तो हमें ऑटोनॉमी दीजिए, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दीजिए ताकि हम खुद अपने रीजन में डेवलपमेंट कर सकें, इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ सेपरेट स्टेट। तो ये जो डिमांड थी इट वाज बेस्ड ऑन द रिलीफ कि वो जो रीजन है उसकी यूनिक कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है विच वारंटेड अ सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी। सो वी कैन सी कि जो ENPO है वो काफ़ी लंबे समय से ये डिमांड कर रहा है, रैलीज़ कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है ताकि स्टेट गवर्नमेंट उनकी बात सुने। जब स्टेट गवर्नमेंट ने बात नहीं सुनी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचे कि उनकी बात सुनी जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो अक्सर जो है जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो उनसे प्रॉमिस करती है कि हाँ हम इस पे वर्क करेंगे। इनफैक्ट असेंबली इलेक्शन से पहले भी जो नागालैंड में हुए वहाँ पर यो गवर्नमेंट ने कहा कि हमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस पे काम करने के लिए तैयार हैं। बट अभी भी ना तो उनकी डिमांड पूरी हो रही है और ना ही वहाँ पर डेवलपमेंट पहुँच रहा है। ऑब्वियसली सेपरेट स्टेट जो है उसका बनना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट उनकी जो डिमांड्स जहाँ से अराइज हुई थी, डेवलपमेंट की डिमांड्स, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड, जो बेसिक एमिनिटीज़ जो है गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं, प्रॉपर रोड, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, वो सब वहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में ईस्टर्न नागालैंड के यूथ को अगर काम करना है, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ रही है, बाहर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि उनके रीजन में उन्हें किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो लेट्स सी कि अब 30 अक्टूबर को ये जो डेडलाइन सेट की है उस पर जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, और अगर वो एक्ट नहीं करेगी तो जो ENPO है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या नेक्स्ट स्टेप लेगी। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।